नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं शॉर्ट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, 101% श्योर है। उन टॉपिक्स को हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो डेली डेली एक वीडियो के अंदर हम एक यूनिट को कंप्लीट एक यूनिट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज मूल्यांकन यूनिट से, क्योंकि आपको पता है, आप सबको पता है कि मूल्यांकन एक ऐसी यूनिट है जो मैक्सिमम मार्क्स गेन रखती है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे क्योंकि ये ना केवल 4-5 नंबर की यूनिट है, बल्कि ये यूनिट कितने नंबर की एक्चुअल में 10 से 12 नंबर की। ये बात मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो शुरुआत इसी से करेंगे। मूल्यांकन, सबसे पहले मूल्यांकन यूनिट है। देखिए, मूल्यांकन में आपको किस तरह से तैयार करना है, मोटा मोटा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मूल्यांकन में क्या आता है, आकलन, सबसे बेसिक। तो आकलन, मापन और मूल्यांकन। ठीक है, आकलन, मापन, मूल्यांकन या सीसीई, इनमें से कोई भी चीज़ आ जाए तो वो किसका पार्ट है, मूल्यांकन का पार्ट है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आकलन भी मूल्यांकन का पार्ट होता है, मापन भी मूल्यांकन का पार्ट है, सीसीई भी मूल्यांकन का पार्ट है। तो एग्जाम में कोई भी ऑप्शन होगा, आपको मूल्यांकन ही टिक करना है। आकलन, मापन, सीसीई, ये सब किसका पार्ट है, मूल्यांकन का पार्ट है। बात करते हैं इससे आगे। तो आकलन क्या है, मूल्यांकन का पार्ट है। बेसिकली आकलन होता क्या है, देखो, आकलन का मतलब होता है असेसमेंट। अगर आपको हिंदी में भी असेसमेंट लिखा जाए तो पैनिक नहीं होना है, ध्यान रखना है, असेसमेंट कहते हैं इसको। असेसमेंट क्या होता है, बेसिकली आकलन जो होता है वो आप कह सकते हैं कि सूचनाओं को एकत्रित करता है। ठीक है, सूचनाओं को जो हम इकट्ठा करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करना, ये क्या होता है, आकलन। आप बेसिकली कह सकते हैं इसको सिंपल वर्ड्स में, सूचना को इकट्ठा करना या सूचना को एकत्रित करना क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। तो ये एज इट इज एग्जाम में आ जाता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा, सूचनाओं को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, आकलन। बात करते हैं आकलन। तो आकलन क्या होता है, आकलन के दो रूपों में होता है। ठीक है, आकलन होता है दो रूपों में, एक होता है स्टूडेंट के लिए और एक होता है टीचर के हिसाब से। तो आपसे एग्जाम में दोनों से ही किसी से भी पूछा जा सकता है कि विद्यार्थी के संदर्भ में आकलन का क्या महत्व है और शिक्षक के संदर्भ में आकलन का क्या महत्व है। तो ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी के संबंध में, मतलब विद्यार्थी के लिए आकलन का क्या यूज़ है। तो सिंपल है, जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर आप उसका टेस्ट लेते हैं, आकलन को आप बेसिक समझिए टेस्ट से। अगर आप किसी भी स्टूडेंट का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो एज ए टीचर आप टेस्ट ले रहे हैं, तो आप टेस्ट क्यों ले रहे हैं, जब भी आप किसी का भी टेस्ट लेते हैं तो उससे क्या पता चलता है, एक तो उसके इंटरेस्ट का पता चलता है, सबसे पहली बात। ठीक है, यानी उसकी रुचि का पता चलता है, सबसे पहले उसकी रुचि का पता चलता है। दूसरा, उसकी इच्छा, आप कह सकते हैं इच्छा का पता चलता है। और उसके क्या पता चलता है, उसकी आवश्यकता क्या है। यानी जैसे कोई भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट ले लीजिए, तो सबसे पहले उसके मार्क्स को देखकर, यानी आप उससे 10 सवाल भी पूछेंगे, 5 सवाल भी पूछेंगे, तो पता चल जाता है एक्चुअल में उसका इंटरेस्ट है किस तरफ। ठीक है, इसी तरह से उसका आप कह सकते हैं इच्छा का पता चलता है, यानी इसका क्या रोल होगा आपके लिए कि आप सब्जेक्ट को डिवाइड करने में आसानी कर पाएंगे। यानी उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, किस सब्जेक्ट में है, किस खेलकूद में है, किस तरह के स्किल में है, ये सब आप पता कर पाएंगे। तो उसकी रुचि का पता चलता है, उसकी इच्छाओं का पता चलता है, उसकी ज़रूरतों यानी आवश्यकता का पता चलता है। और साथ ही साथ क्या होता है, इससे विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में आसानी होती है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों का वर्गीकरण, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, वर्गीकरण तो एक नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो हम कई बार ऑप्शन में आने के बाद उसको गलत टिक कर देते हैं कि नहीं, वर्गीकरण तो नहीं हो सकता, वर्गीकरण तो एक नेगेटिव टर्म हो गई। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आकलन से क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें वर्गीकरण कर सकते हैं आप। स्टूडेंट का लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे कोई भी, सपोज आपने एक टेस्ट रखा, 10 बच्चों के बीच में टेस्ट रखा है, तो उनको क्या कर सकते हैं, उनके टेस्ट के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, वर्गीकरण कर पाएंगे कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, किसका आईक्यू लेवल कितना है। तो ये उसका वर्गीकरण करने में आसानी प्रदान करता है हमें। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्गीकरण भी इसका ही पार्ट होता है। तो कई बार आपसे ऑप्शन में 4 चीज़ें दे देता है, जैसे आकलन का उपयोग, आकलन में किसका महत्व नहीं है पूछ लेता है, तो क्या होगा, वहाँ पर रुचि दिया होता है, आवश्यकता दिया होता है, तो आप सोचते हैं कि हाँ, रुचि आवश्यकता तो सही है, लेकिन वर्गीकरण नेगेटिव है। तो ध्यान रखिएगा, वर्गीकरण नेगेटिव नहीं होता है, वर्गीकरण भी किसका पार्ट है, आकलन का पार्ट है। तो इस तरह से मूल्यांकन में भी वर्गीकरण डाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मूल्यांकन भी क्या है, वर्गीकरण भी क्या है, मूल्यांकन का ही पार्ट होता है। तो आकलन में क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया, रुचि, आवश्यकता और उनका वर्गीकरण करने में। इसी तरह से अगर टीचर की बात करें तो वही सेम टीचर की तरह हो जाएगा, टीचर के लिए हो जाएगा। टीचर क्या कर सकता है, छात्रों की जो स्किल्स है, ठीक है, उसको पता कर लेगा, उसकी इंटरेस्ट को पता कर लेगा, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, यानी क्या एबिलिटी है, क्या क्षमताएं हैं, ठीक है, कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, ये पता कर सकता है। दूसरा, वर्गीकरण तो हो ही गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। तो ये सब टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए सेम ही है कि एज ए टीचर आप क्या कर पाएंगे, उसका वर्गीकरण कर पाएंगे कि किसका आईक्यू लेवल किस तरह का है,
ठीक है, उसकी स्किल्स को पता कर पाएंगे, उसकी क्षमताओं को पता कर पाएंगे, उसकी रुचि को पता कर पाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं गाइस इसका मेन अगर आपके बात करें कि किस तरह से उसका महत्व है, ठीक है, तो 4 चीज़ें या 3 से 4 पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि एक तो क्या होता है, फीडबैक मिलता है। तो कई बार ये चीज़ें एग्जैक्ट ऑप्शन में दी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको जो मेन वर्ड्स हैं वो निकाल के रख लिए हैं। तो सबसे पहली बात फीडबैक, यानी उसका पृष्ठ पोषण आप कह सकते हैं, फीडबैक पृष्ठ पोषण लिखा आता है हिंदी में, ठीक है। तो आकलन का क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो इससे फीडबैक मिलता है तुरंत। जैसे आपने किसी एक बच्चे का टेस्ट लिया, यूनिट टेस्ट ले लिया, तो यूनिट टेस्ट जैसे ही खत्म होता है, नेक्स्ट डे हम उसका पूरा इवैल्यूएशन करके उसके मार्क्स बताकर उसको बता देते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट में तुम वीक हो, ये सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है, ठीक है, या तुम्हें यहाँ पर अभी और ज़रूरत है पढ़ने की, इस टॉपिक को रिवाइज करने की। तो ये क्या है, ये आपका फीडबैक है, पृष्ठ पोषण है। तो एक तो फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। दूसरा कि उसका आपको उसकी प्रगति का पता चलता है, यानी उसकी प्रोग्रेस का पता चलता है, कितने प्रोग्रेस कर पाए हैं, ठीक है। साथ साथ क्या है, उसका इवैल्यूएशन हो जाता है, यानी मूल्यांकन हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यानी हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको क्या मिलता है, उसको बूस्ट मिलता है, कह सकते हैं आप, ठीक है, बूस्ट मिलता है। यानी क्या है, उसको इफेक्टिवली यानी प्रभावी रूप से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसको प्रभावी बनाता है कौन, आकलन। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एक आकलन का क्या क्या पॉइंट बताए हैं, फीडबैक हो गया, ठीक है, फीडबैक दे दिया। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा कि उसकी प्रोग्रेस का पता चलता है। तीसरा इसमें इवैल्यूएशन हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। और क्या होता है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि अपनी जो प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसको प्रभावी बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आकलन के 4 मेन पॉइंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। अब गाइज एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप 0.75 पे कर लेना, ठीक है, या अगर स्पीड आपको कम लग रही है तो आप इसको 1.75 कर सकते हैं या 2x कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट आकलन के प्रकार की, ठीक है। अब इसके कितने टाइप होते हैं, आकलन के टाइप, तो देखिए 3 मोटे रूप से 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार या 3 रूप कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें होता है एक तो सेल्फ असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का आकलन करना है, खुद का आकलन, स्वयं का आकलन, ठीक है। यानी अब ये खुद का आकलन कैसे हुआ, जैसे मान लो अब मैंने अभी आपको, जैसे डेली हम 25-50 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आपको खुद पता चल रहा है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। भाई 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैंने आपको 25 क्वेश्चन दिए थे लास्ट वीडियो में, एक में 55 क्वेश्चन दिए, तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, खुद का इवैल्यूएशन हो गया ना, आपका सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, आपको पता चल गया कि कौन से टॉपिक है जो आपके गलत हो रहे हैं, कितने मार्क्स आप लेकर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ और पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये क्या हो गया, आपका सेल्फ असेसमेंट है। इसी तरह से दूसरा होता है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट होता है मतलब जो सहयोगी करता है, यानी सहपाठी कह सकते हैं, सहयोगी करता है। जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, अब आपने अपने किसी फ्रेंड को कह दिया, ठीक है, अब 2 फ्रेंड्स हैं आप, ठीक है, तो आपने 2 फ्रेंड्स हैं, आप दोनों ने एक सेम टेस्ट लगाया और आपने उसका पेपर चेक किया और उसने आपका पेपर चेक किया, ठीक। जैसे 25 क्वेश्चन रख लिया आप दोनों ने, अब उन 25 क्वेश्चन को आपने भी सोल्व किया, उसने भी सोल्व किया, तो आप खुद उसको चेकिंग नहीं कर रहे हो, आपका पेपर दूसरा वाला चेक कर रहा है, आपका दोस्त चेक कर रहा है। तो इसी को कहते हैं पीयर असेसमेंट, यानी जो आपका फ्रेंड, आपका दोस्त जो पेपर आपका चेक कर रहा है, आपका अधिगम का मूल्यांकन कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका फीडबैक दे रहा है। ध्यान रखिएगा, चेकिंग भी है और फीडबैक भी है। तो वो क्या होता है, पीयर असेसमेंट, यानी आप इसको कह सकते हैं समूह आकलन या सहपाठी आकलन, सहयोगी आकलन। बात करते हैं थर्ड है आपका ट्यूटर असेसमेंट। ट्यूटर असेसमेंट होता है, ट्यूटर का मतलब होता है देखो टीचर, पढ़ाने वाला, ठीक है। अब टीचर ट्यूशन पे भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, ठीक है, कोचिंग में भी हो सकता है, सब टीचर है, ट्यूटर है। तो बात करते हैं, अब देखो ट्यूटर असेसमेंट क्या हो गया, जैसे अब आपके जैसे कोचिंग वाले टीचर है या आपका जो भी असेसमेंट होता है जहाँ पे, ठीक है, जैसे आपके जो टीचर है, जो भी टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हैं या जो पहले स्कूल में पढ़े हैं, तो वहाँ पर क्या है, टीचर जो भी यूनिट टेस्ट या टेस्ट जो भी कंडक्ट कराते हैं, तो उस टेस्ट के थ्रू जो आपका इवैल्यूएशन करते हैं उसको बोलते हैं ट्यूटर असेसमेंट, ठीक है। यानी अध्यापक द्वारा जो किया गया असेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूटर असेसमेंट, ट्यूटर असेसमेंट, ठीक। तो ये 3 आकलन मैंने आपको बता दी। स्वयं आकलन पहला, सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं आकलन क्या हुआ, जहाँ पे आप खुद का टेस्ट खुद ही ले रहे हो। दूसरा सहपाठी अधिगम कौन सा हो गया, सहपाठी मूल्यांकन क्या हो गया, जहाँ पे आपका दोस्त, फ्रेंड, ठीक है, सहपाठी इवैल्यूएशन कर रहा है। थर्ड का क्या हो गया, ट्यूटर असेसमेंट, यानी इसको हम बोलते हैं अध्यापक कह लो आप, ठीक है, अध्यापन कह लो, अध्यापक कह लो, ट्यूटर कह लो। ये कौन सा असेसमेंट है, जिसमें आपके जो टीचर होते हैं, आपके जो अध्यापक होते हैं, वो आपका असेसमेंट कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में सेम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं आकलन की। तो आकलन क्या है, आकलन से दो तरह से क्वेश्चन और बनता है। अब क्या बनता है, एक आपने सुना होगा आकलन, जैसे अधिगम के लिए आकलन, एक सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम बताएंगे अधिगम के लिए आकलन, और एक होता है अधिगम का आकलन। ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया, अधिगम का आकलन, ठीक है, अधिगम का आकलन, एक होता है अधिगम के लिए आकलन। तो इस समझिए इस टर्म को क्या है। देखिए, अधिगम के लिए आकलन का मतलब होता है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सीखने के दौरान या सीखने के रूप में जब आप कोई चीज़ उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अब जैसे सपोज आप खाना बना रहे हैं, सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। अब क्या हुआ, खाना बनाते हुए हम बीच बीच में खाने को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि जैसे अभी इसमें नमक कम है या कुछ भी है। जैसे कोई पहली बार आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी डिश बना रहे हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, बीच में चेक करते रहते हैं और कि ये सही बन रही है नहीं बन रही है, तो बीच बीच में उसको जो चेक कर रहे हैं, यानी उस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, उस प्रोसेस के दौरान बीच बीच में चेकिंग, उस प्रोसेस के दौरान जो चेकिंग हो रही है, खाना बनाते बनाते आप उसको टेस्ट करते रहते हैं कि हाँ इसमें नमक कम है, या कोई भी नई डिश बनाई, मैगी बनाई, कुछ भी बनाया आपने, तो उसको आप टेस्ट करते रहते हैं बीच बीच में कि नहीं इसमें और नमक कम, और नमक डालना चाहिए, या इसमें स्पाइसेस डालने चाहिए। तो ये क्या है, ये जो चेकिंग है, यानी उसके दौरान खाना बनाते, जैसे पढ़ाते पढ़ाते उसके दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, यानी अधिगम के रूप में, अधिगम के रूप में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मैंने आपको सिंपल बेसिक एग्जांपल दे दिया खाने वाला, तो कई बार पूछ भी लिया जाता है, तो सिंपल सा एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। बात करते हैं नेक्स्ट। अब होता है अधिगम का आकलन। देखिए, अधिगम का आकलन होता है, अधिगम का आकलन क्या होता है, जिसमें आपने कोई चीज़ सीख लिया पहले से, ठीक है, तो सीखे हुए का आकलन, कोई चीज़ सीख ली उसका आकलन। अभी जैसे हम अब जो टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं डेली, ठीक है, आप डेली 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये चीज़ें आपने पहले पढ़ ली है, इन कंसेप्ट को आपने पहले से ही तैयार कर लिया है। अब तो खाली क्या हो रहा है, आपका असेसमेंट हो रहा है कि जितना आपने सीखा है उसमें से कितना आप सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपने सीख ली। अब जैसे कोई भी, अब जो भी आपका एग्जाम होगा, सपोज रीट का जो एग्जाम होगा, वो क्या है, वो आपके सीखे हुए का ही तो आकलन है, सीखे हुए का आकलन है ये, ठीक है। जैसे आपका जो रीट का एग्जाम होगा वो सीखे हुए का आकलन, क्योंकि आपने पिछले 6 महीनों में, 3 महीनों में क्या सीखा है उसका आकलन हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो आपको डेली लाइफ से अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो बात करते हैं, तो इसके मेन पॉइंट्स कुछ बता देते हैं आपको। तो अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन। तो सबसे पहली बात इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इसमें ये प्रक्रिया के दौरान होगा, ठीक है, प्रक्रिया के दौरान। ये एज इट इज़ वर्ड आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिए। पहला तो ये क्या होता है, प्रक्रिया के दौरान। दूसरा इसमें क्या होगा, किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें यहाँ पे इवैल्यूएशन इसलिए नहीं किया जा रहा कि उसने क्या सीखा, ये इसलिए हो रहा है ताकि उसकी जो थिंकिंग है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है उसकी जो सोच है, थिंकिंग है, उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, वहाँ वो कहाँ गलती कर रहा है। अब जैसे खाना बना रहे हो आप, तो आप चेक करते रहते हो, तो क्या कर रहे हो आप, अपना इंप्रूवमेंट ही तो कर रहे हो। अब आपको पता चल जाएगा नहीं अब मेजरमेंट गलत है। जैसे आपने इसमें सपोज 1/4 नमक डाल दिया, तो अब आपको पता चल गया कि नहीं अभी भी फीका है, इसका मतलब क्या होगा, 1/4 नहीं डलेगा, आधा चम्मच डलेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, तो आपका क्या हो गया, इम्प्रूव हो गई ना, नॉलेज इम्प्रूव हो गई, आपका माइंड इम्प्रूव हो गया कि नहीं हमने जो पहले अंदाजा लगाया था वो गलत था, सही अंदाजा ये है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो बात करते हैं अधिगम के लिए आकलन की, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग, नहीं, अधिगम का आकलन पहले डिस्कस करते हैं। अधिगम का आकलन, तो अधिगम का आकलन क्या हो गया, देखिए अधिगम का आकलन मैंने आपको बता दिया कि जैसे अभी जो भी आपका रीट का एग्जाम होना है वो क्या है, अधिगम का आकलन है, यानी आप जो सीख चुके हैं उसका आकलन है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, एक तो इससे आपको ग्रेड मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली लास्ट में इवैल्यूएशन होता है, तो उसमें आपको ग्रेड दिए जाते हैं, आपको मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरा, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं समेटिव असेसमेंट होता है आपका, यानी आपने पूरे साल में क्या सीखा है उसका असेसमेंट है। तीसरा, आप इसको कह सकते हैं कि आपके अचीवमेंट का, यानी आपने जो भी अचीव किया, आपने जो सीखा है उसका आकलन है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ वर्ड आते हैं, इसमें मैं आपको बता दिया। और एक पॉइंट इसमें और होता है
कि कई बार पेरेंट्स के रोल से रिलेटेड पूछ लेता है कि पेरेंट्स का क्या रोल है। तो पेरेंट्स का क्या रोल होता है कि इसकी सूचना जो है वो पेरेंट्स को दी जाती है। किसकी? जो आपका लास्ट इवैल्यूएशन होता है, यानी आप जिसको कहते हैं समेटिव, या आप कहते हैं अधिगम का आकलन। तो इसकी सूचना किसको दी जाती है? आपके पेरेंट्स को दी जाती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। अब दो तो मैंने आपको बता दिए, एक होता है अधिगम के रूप में आकलन, एक अधिगम का आकलन। अब एक होता है अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, वो तो के रूप में बताया था मैंने आपको। ठीक है, मतलब असेसमेंट एज लर्निंग जो उसके दौरान होता है। एक बताया था आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन। अब एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी जो सीखने के लिए जिस चीज़ का आकलन किया जाता है। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ आती है? इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। जो आपने निदानात्मक और उपचारात्मक पढ़ते हैं वो इसी का पार्ट है, निदान और उपचार। ठीक है, निदान और उपचार वो किसका पार्ट है? अधिगम के लिए आकलन का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए आकलन हो रहा है, तो वो क्या है? निदान और उपचार। और जो आपका समेटिव एग्जाम है वो किस चीज़ का होता है? वो का आकलन होता है। इस तरह से आपको अलग अलग पॉइंट को ध्यान रखिएगा, साथ साथ आप नोट करते जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने शॉर्ट में बता दिया, इनको शॉर्ट में ही नोट कर लीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया क्या? एक बताया था मैंने आपको निदानात्मक और एक बताया उपचारात्मक। तो निदानात्मक उपचारात्मक भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, निदानात्मक होता है कमियों का आकलन, जो भी मिस्टेक्स, जो भी कमियां आपकी हैं उनको पता लगाना, कमियों का पता लगाना। ठीक है, वो क्या होता है? निदानात्मक। ध्यान रखिएगा, निदान का मतलब दूर करना नहीं होता। निदान का मतलब है यहाँ पर कि जो कमियां हैं उनका पता लगाना है। जैसे कि कोई भी टेस्ट हुआ तो उसमें आपको पता चल जाता है कि मेरी 4 क्वेश्चन गलत हुए, तो मतलब मेरी ये 4 टॉपिक है वो कमज़ोर हैं, तो ये आपकी कमियां हैं। ये आपका निदानात्मक हो गया। और उपचार होता है कि जब आपको ये पता चल गया कि आपके 4 टॉपिक गलत है, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, इसको सुधार रहे हैं, इसका रिमेडल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? उपचारात्मक। तो ये ध्यान रखिएगा, उपचारात्मक। अब बात करते हैं इसके अंदर एक आता है रचनात्मक। रचनात्मक, तो रचनात्मक क्या हो गया? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में क्या हो गया? आपको पता है जो भी शिक्षण के दौरान होता है, मतलब जैसे फॉर्मेटिव क्या हो गया? जैसे यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट यानी जो पूरे सेशन के बीच बीच में जो टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं वो होते हैं आपके रचनात्मक आकलन के प्रकार। ठीक है, तो जैसे पोर्टफोलियो हो गया, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पोर्टफोलियो हो गया। ध्यान रखिएगा, एज इट इज याद करना है। पोर्टफोलियो किसका है? अधिगम के लिए आकलन का है। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है? इसमें फीडबैक भी मिल जाता है तुरंत, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। एक चीज़ में ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें आपको ग्रेड वगैरह नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन में क्या है? आपको ग्रेड नहीं दिए जाते हैं, सीधा आपको क्या है? सिर्फ फीडबैक दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसको आप डिस्क्रिप्टिव मोड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, टीचर आपके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता है कि भाई ये मिस्टेक्स हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या आपको डायरेक्ट फीडबैक ओरल भी दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो इसके अंदर ग्रेड नहीं दिए जाते। ठीक है, और इसको डिस्क्रिप्शन या फीडबैक के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं है। अधिगम के लिए आकलन का मतलब होता है रचनात्मक और निदानात्मक। ठीक है, के लिए में होता है रचनात्मक और निदानात्मक। ठीक है, निदानात्मक। और का आकलन होता है यानी समेटिव। ठीक है, यानी योगात्मक आकलन, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट। अब टर्म आती है आपके पास मापन। तो गाइज आप साथ साथ मेंशन करते जाइए या सुनते जाइए। ठीक है, लेकिन जब भी आप, अगर आपको पॉइंट्स बनाने हैं तो आप इसको फटाफट से बैक जाके भी वापस पूरा देख लीजिएगा। तो मापन, बात करते हैं मापन की। देखिए मापन क्या होता है? मापन बेसिकली वर्ड सीधा एक पकड़ लीजिए जहाँ पर आंकड़ों लिखा आ जाए एग्जाम में। ठीक है, आंकड़े लिखा आ जाए, या आपको नंबर लिखा आ जाए, या आपको मार्क्स लिखा आ जाए। ठीक है, या अंक लिखा आ जाए, वहाँ पर सीधा बिना सोचे समझे सीधा का सीधा आपको मापन टिक कर देना है। क्योंकि क्या है, मापन का सीधा सीधा रिलेशन होता है आपके नंबर से। यानी जो भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं, समझ लीजिए जैसे आप अभी तक जो 12th तक जो पढ़ते आए हैं या आपने ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या नंबर मिलते हैं? नंबर मिलते हैं। जैसे आपको पहले 500 में से नंबर मिलते थे। ठीक है, क्लासेस में क्या होता है? 500 में से नंबर मिलते थे, तो आपको 400 मिले हैं, जो भी मिले हैं, तो वो क्या हो गया? आपका आपके मार्क्स हो गए, यानी आपका ये मापन हो रहा है। समझ लीजिए जो स्कूल से अब तक आपको जो एकेडमिक्स नंबर मिले हैं वो सब क्या है? मापन है। यानी मार्क्स जो भी मिलते हैं, नंबर जो भी मिलते हैं, वो क्या होता है? मापन। ठीक है, और मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होता है मापन के बाद में, जब मापन आपका पूरा हो जाए, यानी आपके नंबर जब सब मिल जाता है, फिर उस नंबर को इवेल्युएट किया जाता है, उसकी जाँच की जाती है कि इसके नंबर इतने जो है उसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब इसकी मिस्टेक्स हुई हैं, क्या क्या है, वो सब इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। ठीक है, या फिर उसकी मापन के आधार पर उसका जो है उसका ग्रेड रख देना।
ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस डिसाइड करना, ये आपका इवैल्यूएशन होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझिए। मापन क्या होता है, मार्क्स है, सीधा सीधा है, आंकड़े नंबर मार्क्स जहाँ आपको लिखा आ जाए वहाँ पर सीधा सीधा मापन टिक कर देना है, ठीक है। और जब इन मापन की जांच हो वहाँ पर क्या होगा, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन होगा, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो मापन के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। तो वैसे ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं, मापन में 2-3 टर्म ही होती हैं, ज़्यादा तभी नहीं है। एक तो अंक वगैरह प्रदर्शित करना आ गया आपका, ठीक है। ग्रेड इसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर क्या होगा, नंबर्स आएंगे, अंक या मार्क्स आप कह सकते हैं। ये एक तो ये होगा। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, परिमाण आप मान सकते हैं इसको, एक टर्म होती है इसमें परिमाणात्मक। परिमाणात्मक मतलब क्या हो गया, नंबर को बोलते हैं परिमाण, ठीक है। आपके जो मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं, डाटा, उसको हम परिमाण बोलते हैं। तो परिमाण शब्द आ जाए या अंक आ जाए तो वहाँ पर सीधा सीधा क्या टिक कर देना है, मापन टिक कर देना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। तो मापन बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो जहाँ भी संख्या होगी, नंबर होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को, जैसे आपके पास सपोज एक एग्जांपल इसमें बहुत पूछा जाता है, वो मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर लिख दिया कि आपके सामने एक पूरा, जैसे आपकी क्लास है, ठीक है। क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब 35 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट नहीं आए, कल नहीं आए, 10 स्टूडेंट परसों नहीं आए, ठीक है। 2 स्टूडेंट अगले दिन नहीं आए, तो नेक्स्ट डे का आपको डाटा निकालना है। तो ये क्या हो गया, पहले तो इसको आपने शब्दों में बयान किया, मैंने आपको शब्दों में बता दिया, ठीक है। लेकिन अब आप उसको चार्ट के थ्रू, नंबर के थ्रू जो प्रदर्शित करते हैं, जैसे पाई चार्ट के थ्रू आप इसको प्रदर्शित करेंगे, या टेबल बनाकर जो आप प्रदर्शित करें, डाटा के थ्रू आप इसको जो प्रदर्शित करें, वो सब चीज़ें क्या होंगी, वो आपका मापन हो जाएंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ को नंबर देना, संख्या देना, ठीक है, या किसी भी घटना को नंबर से प्रस्तुत करना, संख्या से प्रस्तुत करना, वो सब क्या है, मापन है, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं मापन के प्रकार की। मापन की भी टाइप होते हैं, ठीक है, मापन के प्रकार की। तो इसमें बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एक टाइप, पहला शब्द मापनी, ठीक है, शब्द मापनी होता है पहला। तो शब्द मापन क्या होता है, देखिए, शब्द मापन होता है कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसको उसकी विशेषताओं के आधार पर ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है। क्या हो गया, विशेषताओं के आधार पर ग्रुप्स में डिवाइड, विशेषताओं के आधार पर ग्रुप में डिवाइड है, समूह में डिवाइड है, ग्रुप, ठीक है। किसके आधार पर, विशेषताओं के आधार पर समूह में डिवाइड करना क्या होता है, शब्द मापनी है, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, निम्न स्तर पर, सबसे पहला स्तर है ये। जैसे मैंने भी आपको बताया, जैसे सपोज आपके पास 5-6 स्टूडेंट हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, या कोई भी चीज़ है, 5 अलग अलग तरह की, 5 अलग अलग, जैसे आपको 20-25 कलर की चीज़ें दे दी मैंने, ठीक है, जिसमें से 4 ग्रीन कलर की है, 4 बॉल्स आपकी रेड कलर की है, 4 बॉल्स आपकी वाइट कलर की है। तो इनको क्या हो गया, आप अपने हिसाब से आप उनकी विशेषता देखेंगे कि इनमें से किसका कलर कहाँ मैच हो रहा है, उसके हिसाब से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं शब्द मापनी। तो यानी विशेषताओं के आधार पर जिसको हम डिवाइड करते हैं, गुण के आधार पर जिसको डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं शब्द मापनी। और ये सबसे बेसिक होता है, सबसे निम्न होता है। दूसरा होता है इसमें क्रमिक, ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, क्रमिक। अब क्रमिक क्या होता है, देखिए, क्रम क्या होता है, यानी उनको एक क्रम में, क्रमिक का तो बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, यानी क्रम में डिवाइड करना। क्रम में डिवाइड कैसे हो गया, जैसे अब मैंने आपको बताया कि एक चीज़ है जिसका वेट है 5 किलोग्राम, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको दी जिसका वेट है 15 किलोग्राम। तीसरी चीज़ मैंने आपको दे दी 35 किलोग्राम। अब मैंने आपको कहा कि आप इनको इनके हिसाब से डिवाइड कीजिए, इनके सीक्वेंस में, क्रम में डिवाइड कीजिए। चाहे मैंने कह दिया आपको आरोही में डिवाइड करिए, चाहे अवरोही में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आप डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी बच्चों को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं सपोज, ठीक है, या उनके वेट के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, या किसी भी चीज़ को उनके क्रम के हिसाब से लगा रहे हैं, तो उसको कहते हैं क्रमिक मापनी। ध्यान रखिएगा, क्रम के हिसाब से लगाना, क्रमिक मापनी। और क्रम भी कैसा होगा, उच्च से निम्न, ध्यान रखिएगा, उच्च से निम्न, एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। क्रम हमेशा कैसा होता है, उच्च से निम्न, याद रखिएगा, यानी हाई से लो की तरफ। बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड होता है अंतराल मापनी। अंतराल मापनी क्या हो गया, अब अंतराल यानी गैप हो गया, ठीक है। वर्ड अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। अंतराल मतलब होता है गैप, यानी उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी गैप है, ठीक है, उनको नंबर्स के हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ की, मैंने आपको कहा, जैसे आपने जो टेबल पढ़ा होगा, टेबल डाटा जो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है 0 से 5, 5 से 10,
10 से 15, इस तरह से तो टेबल बनती है ग्राफ के अंदर, 10 से 15। तो ये क्या हो गया, इनके बीच में नंबर्स का गैप है, कितने का गैप है, 5-5 नंबर का गैप आ रहा है। तो ये क्या हो गया, यानी उनके अंकों को, मतलब उसके गैप को नंबर में डिवाइड करना क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से। तो जो डाटा टेबल वाले होते हैं उसमें क्या होता है, अंतराल मापनी यूज होती है। बात करते हैं फोर्थ, अनुपात मापनी। ये सबसे हाई स्टैंडर्ड की मानी जाती है, सर्वोच्च होती है, ठीक है, सबसे बेस्ट मानी जाती है। ये मापनी में अनुपात मापनी सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसमें यूनिट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अनुपात कह लीजिए या यूनिट कह लीजिए, जैसे मीटर में, किलोग्राम में, किलोमीटर में, तो ये क्या है, ये यूनिट है, अनुपात है ये। तो ये अनुपात मापनी होती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो मैंने चारों मापनी आपको बता दी है। पहला शब्द, दूसरा क्रम, ठीक है। पहला क्या हो गया, शब्द मापनी, दूसरा हो गया क्रम, तीसरा हो गया अंतराल, और फोर्थ हो गया आपका अनुपात। सबसे बेस्ट कौन सी है, अनुपात, ठीक है। और सबसे लोएस्ट कौन सी है, शब्द, सबसे लोएस्ट, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट व्यू। कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं नेक्स्ट, मापन और मूल्यांकन में अंतर, ठीक। मापन और मूल्यांकन में अंतर, वैसे हम मूल्यांकन को भी पढ़ेंगे पहले हम मापन, अब मैंने मापन आपको पढ़ा दिया, तो मापन और मूल्यांकन में अंतर बता देते हैं। तो देखो, मापन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है। मापन तो हो गया नंबर, ठीक है, और जब इन नंबरों की जांच होती है, ठीक है, इन नंबरों का इवैल्यूएशन, इन नंबरों की जांच, उसको हम क्या कह देते हैं, मूल्यांकन कह देते हैं। शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। मापन क्या होता है, मापन एक छोटा रूप है, संकुचित क्षेत्र है इसका, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या हो गया, नंबर में डिवाइड किया जाता है, यानी मात्रा में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। परिमाण के रूप में इसको डिवाइड किया जाता है, परिमाण। और जबकि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन होता है आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है मूल्यांकन। तो ये तो बेसिक आप सबको पता होगा। दूसरा, मूल्यांकन क्या है, हमेशा कंटिन्यू चलता है, ठीक है, कंटिन्यू चलता है, नहीं लगातार चलता रहता है। और मापन क्या है, मापन तो एक लिमिटेड टाइम पे है। मापन क्या होगा, लिमिटेड टाइम पे। क्यों, क्योंकि जैसे अभी आपने टेस्ट लिया, अब आपका सिर्फ भाई 30 मिनट का टेस्ट है, 20 मिनट का टेस्ट है, तो ये तो क्या हो गया, ये मापन है। मापन क्या होगा, एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लेकिन मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन हर टाइम चलता है। क्यों, क्योंकि इसके हम सभी पक्ष इंक्लूड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर हम सभी पक्ष इंक्लूड करते हैं, चाहे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, ठीक है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, इन सब को क्या है, मूल्यांकन के अंदर डाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, हमेशा कंटिन्यू चलता है, लगातार चलता है, व्यापक होता है, और इसमें सभी पक्ष इंक्लूड किए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, मूल्यांकन के प्रोसेस की। तो मूल्यांकन के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि मूल्यांकन यानी मापन के बाद होता है। सबसे पहली बात तो क्या होता है, मापन के बाद। तो कई बार ऑप्शन में एज इट इज मिल जाता है आपको, मूल्यांकन क्या होता है, मापन के बाद में होता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, मापन होने के बाद उसका मूल्य निर्धारित करना, ये टर्म एज इट इज याद रखिएगा, उसका मूल्य निर्धारित करना। मापन होने के बाद उसका मूल्य निर्धारित करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। यानी मापन होने के बाद फिर उसका मूल्य निर्धारित करना क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नंबर वगैरह देना, तो क्या हो गया आपका, पहले तो आपको नंबर यूनिट टेस्ट वगैरह के थ्रू या किसी भी टेस्ट के थ्रू नंबर, मार्क्स आपको मिल गए, तो वो तो क्या है, मार्क्स तो क्या है, खाली मापन है। लेकिन जब उन मार्क्स की जांच की जाती है, यानी उसको नंबर दिए जाते हैं, जैसे ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है, उसको मूल्य दिया जाता है, या आपकी परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये आपकी मूल्यांकन हो गई। यानी आपके सभी पक्ष इसमें बताए जाते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट में अच्छा है, ये सब्जेक्ट वीक है, को करिकुलर में इतना अच्छा है, ठीक है, या मतलब अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब क्या है, ये सब मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन में सारे पक्ष इंक्लूड होते हैं, और ये हमेशा मापन के बाद किया जाता है। बात करते हैं इसके आगे। तो मूल्यांकन की विशेषता अगर मैंने आपको बता दी, सेम यही है कि मूल्यांकन जो होता है उसमें सभी पक्ष को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, ये एक वाइड कंसेप्ट होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मूल्यांकन में कई बार पूछा जाता है कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है, मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया होती है। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, अभी जैसे लास्ट हमने एक देखा था मूल्यांकन का एक ऐसे
मैंने आपको बताया था त्रिभुज वाला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि कौन सी चीज़ को मूल्यांकन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्कस करते हैं मूल्यांकन को। तो मूल्यांकन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली बात, इसमें शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, या कह सकते हैं शिक्षण के उद्देश्य, इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 3। तो इसमें पहला तो होता है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य यानी आपका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, शिक्षण का उद्देश्य। तो सबसे पहले तो शिक्षण का उद्देश्य होता है कि भाई किस चीज़ के लिए वो टेस्ट लिया जा रहा है, किसकी परफॉर्मेंस की जांच की जा रही है, किस लिए हम उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, शिक्षण का उद्देश्य है। दूसरा, लर्निंग एक्सपीरियंस यानी अधिगम का अनुभव, ठीक है, अधिगम का अनुभव, अधिगम का अनुभव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी बच्चे ने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है वो भी किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, मूल्यांकन में होता है। और थर्ड है इसमें जो आपके टीचिंग एड्स होते हैं यानी उपकरण जो बोलते हैं हम, ठीक है, उपकरण। उपकरण, उपकरण क्या है यानी एड्स, टीचिंग एड्स क्या है, उपकरण। उपकरण यानी टीचिंग एड्स जिनके थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो कोई ऑडियो विजुअल एड्स है, चाहे वो कोई शिक्षण सामग्री है, वो सब क्या है, उपकरण है, ठीक है। कोई भी शिक्षण विधि वगैरह जो यूज़ की जा रही है वो भी सब क्या है, उपकरण है। तो बात करते हैं, 3 चीज़ मैंने आपको बता दी, एक उद्देश्य, उद्देश्य, दूसरा अनुभव, और तीसरा क्या हो जाएगा, उपकरण, ठीक है। अनुभव किसका, स्टूडेंट का, टीचर का नहीं, स्टूडेंट का, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है। उद्देश्य किसके, शिक्षण के यानी टीचिंग के, और उपकरण, उपकरण आपको पता है ये मीडिएटर की तरह काम करता है। बात करते हैं नेक्स्ट इसके स्टेप्स की, बात करते हैं इसके स्टेप्स की, स्टेप्स की यानी चरणों की हम बात करते हैं, स्टेप्स की, स्टेप्स की बात करते हैं यानी चरणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है इसमें, सबसे पहले आपका एम यानी आपको उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य निर्धारित मतलब क्या से हो गया कि सबसे पहले एक एम डिसाइड किया जाएगा कि कौन से आपके सामान्य उद्देश्य हैं, कौन से विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो पहले उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है, भाई किस किस चीज़ का इवैल्यूएशन करना है, मतलब क्या क्या चीज़ है जिसको आपको चेक करना है। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, आपके सामान्य उद्देश्य भी होते हैं, सामान्य भी होते हैं और विशिष्ट भी होते हैं, ठीक है, विशिष्ट भी होते हैं। तो सबसे पहले तो एम यानी उद्देश्य का निर्धारण करना और फिर उसको ही परिभाषा देना, दोनों चीज़ें आती है इसके अंदर। तो पहला तो क्या हो गया, उद्देश्य निर्धारित करना और उसकी परिभाषा देना। दूसरा, एक्सपीरियंस, अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट ने जो सीखा है उसका एक्सपीरियंस इंक्लूड करना, सेकंड स्टेप आता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्रम ऐसे ही चलना चाहिए, पहले उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उसके बाद अनुभव को इकट्ठा किया जाता है कि बच्चे का क्या अनुभव रहा है, क्या वो सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, इस तरह से। इसके बाद फिर उसका होता है चयन, यानी इसी के अंदर आप पार्ट मान लीजिए कि हम एक विषय वस्तु का चयन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट के एक्सपीरियंस में ये आप कह सकते हैं कि टीचिंग एड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, या आपके कंसेप्ट का चयन किया जाता है कि क्या पढ़ाना है, किसका इवैल्यूएशन करना है, कौन सी विधियों का यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हो गई। और लास्ट इसका एम क्या हो गया, थर्ड हो गया इसका मूल्यांकन करना, यानी व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन के क्या हमने जो एम रखे थे उसका कुछ इफेक्ट हुआ है क्या, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये 3 चीज़ें आती है। सबसे पहले एक एम निर्धारित किया जाता है, उसके बाद यानी उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, उसके बाद उसके अनुभव कराए जाते हैं स्टूडेंट के, यानी उसको अलग अलग तरीके से कंसेप्ट को सिखाया जाता है, कंसेप्ट को चूज़ किया जाता है, फिर उनको सिखाया जाता है, टीचिंग एड्स के थ्रू सिखाया जाता है, पाठ्य पुस्तक हो गई या कोई भी शिक्षण अधिगम जो शिक्षण एड्स होते हैं, शिक्षण सामग्री हो गई, उसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या हमने जो सिखाया उसने सीख लिया, यानी उसके व्यवहार में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं है। तो ये 3 स्टेप होते हैं। तो क्रम आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं गाइस, अब एक टर्म होती है एनसीईआरटी, ठीक है। अब एनसीईआरटी के भी कुछ कई बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीईआरटी ने क्या माना हुआ है इसकी कंसेप्ट को, ठीक है, यानी एनसीईआरटी के हिसाब से मूल्यांकन क्या है। तो एनसीईआरटी के लिए मूल्यांकन क्या है कि सबसे पहले तो वो ये देखता है कि क्या जो एम रखे गए हैं यानी उद्देश्य रखे गए हैं उनको प्राप्त किया गया है, पहली बात। दूसरा, अगर प्राप्त किया गया तो किस लेवल तक, किस सीमा तक उनको प्राप्त किया गया है। तीसरा, जो आपने सिखाया है क्या वो इफ़ेक्टिव है, यानी उसका कहीं यूज़ किया जा सकता है, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अगर उसको आपने सिखाया तो कितने अच्छे तरीके से, यानी क्या उसको पूरी तरीके से समझ में आया या थोड़ा समझ में आया, इस तरह से सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो यानी उसके किस लेवल तक उसके एम को आपने मतलब स्टूडेंट ने उस लक्ष्य को निर्धारित जो प्राप्त किया है, दूसरा किस सीमा तक प्राप्त किया है, ठीक है, पूरा किया है, आधा समझा है, थोड़ा समझा है, क्या बिहेवियर में चेंज हुए नहीं हुए,
ठीक है, और उसका क्या प्रभाव रहा है बच्चे पर, तो ये सब एनसीईआरटी के इवैल्यूएशन के टर्म के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, अब मूल्यांकन की विशेषताओं की बात करते हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है मूल्यांकन की, तो सबसे पहले मूल्यांकन की विशेषता होती है वैधता। देखिए वैधता क्या होती है, बहुत बार आता है एग्जाम में। सबसे पहले ये माना जाता है कि जो इवैल्यूएशन किया जा रहा है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए। यानी जिसके लिए, अब मैंने 4th क्लास का, अब जैसे मान लो आपको ये रीड का एग्जाम होना है, तो इसमें एक तो लेवल 1 हो गया, एक लेवल 2। अब आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेसिक लेवल के, ठीक है, और मैं आपको आपका जो एग्ज़ाम या पेपर बना दूं, या सपोज़ आपका जो टेस्ट बना दूं 25 क्वेश्चन, वो मैं बना दूं आपके पीजीटी लेवल के, ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्या वो उसका इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो लेवल है वो तो बेसिक है ना, और मैंने आपके लिए पेपर बना दिया, आपके लिए टेस्ट बना दी पीजीटी लेवल का, तो क्या वो आपके लिए इफेक्टिव है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप उसे कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, तो आपके बिहेवियर में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा है। इसलिए सबसे पहले ये रखा जाता है कि वैधता होनी चाहिए उसके अंदर, यानी जिस स्टैंडर्ड के लिए हमें इवैल्यूएशन करना है, वो पेपर भी, उसका मूल्यांकन भी उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, पहली बात। दूसरा इसके अंदर आती है विश्वसनीयता। तो वैधता का आप सिंपल मतलब समझ सकते हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। दूसरा हो गई विश्वसनीयता। विश्वसनीयता होता है कि एक रूपता होनी चाहिए, ठीक है, एक रूपता मतलब क्या है कि उसके जो परिणाम है, ठीक है, उसका रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया आपका विश्वसनीयता। तो यानी कि रिजल्ट के अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी चेक करे, बार बार चेक करे तो भी नंबर क्या है आपका जो है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैंने टेस्ट किया तो भी 25 नंबर आने चाहिए, कोई और उस टेस्ट को चेक करे तो भी 25 नंबर आने चाहिए, तो ये होती है विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता, देखिए वस्तुनिष्ठता भी इसी का ही पार्ट है, मतलब पार्ट तो नहीं आप कह सकते हैं, अलग ही है, लेकिन वस्तुनिष्ठता एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, वस्तुनिष्ठता क्या है, एग्जैक्ट नंबर। तो विश्वसनीयता को तो आप एक रूपता से समझ सकते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा, एक रूपता। और वस्तुनिष्ठता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता होती है कि चाहे आप कितनी बार भी वैल्यूएशन करें, नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, नंबर जो है सेम होना चाहिए। चाहे जैसे मैंने चेक किया तो भी 25 नंबर आने चाहिए, कोई दूसरा पेपर चेक कर रहा है तो भी 25 नंबर आने चाहिए, ये होगी वस्तुनिष्ठता। और विश्वसनीयता क्या हो गई कि विश्वसनीयता हो गई कि जैसे आपकी जो भी टेस्ट है वो जब उसकी जांच हो रही है, ठीक है, तो उसका बात करते हैं नेक्स्ट। 4th पॉइंट होता है इसमें भेद, यानी डिफरेंस। भेद, डिफरेंस कह सकते हैं, लेवल कह सकते हैं, स्तर कह सकते हैं, ठीक है, यानी अलग अलग उनको बच्चों का जो लेवल है, आईक्यू लेवल है, उनको डिफ्रेंशिएट कर पाए, उनको अलग अलग कर पाए। भाई हर तरह के, जैसे समझ लीजिए आप एक पेपर है तो उसके अंदर भाई एक में तो आपने 10 क्वेश्चन ईजी मिल गए, जैसे आपका रीट का पेपर होगा ना, आप ऐसे समझिए, तो रीट में कम से कम अगर 30 एक सब्जेक्ट है, 30 क्वेश्चन आएंगे एक सब्जेक्ट से, तो 10 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ईजी मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से 8 से 10 क्वेश्चन इसमें मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड मिलेंगे आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी तरह से कोई भी पेपर है वो ऐसे ही बनाया जाता है कि उसमें इजी, मॉडरेट और हार्ड सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ताकि अलग अलग स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट कर पाए। अब जैसे कोई औसत विद्यार्थी है, औसत विद्यार्थी तो कितना कर पाएगा, भाई ईजी कर लेगा, थोड़े बहुत हार्ड कर लेगा, ठीक है, ईजी कर लेगा, और थोड़े बहुत क्या होगा, थोड़े बहुत क्या होगा, मीडियम यानी मॉडरेट लेवल कर लेगा, लेकिन हार्ड नहीं कर पाएगा। अब जिसने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी वो क्या करेगा, वो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को कर पाएगा। तो ये क्या है, ये विभेदीकरण है, ठीक है, यानी बच्चों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, उनका लेवल को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि किस लेवल तक, किसने किस लेवल तक पढ़ाई करी है। कुल मिला के बात करते हैं नेक्स्ट, समग्रता। देखिए समग्रता का मतलब क्या होता है, यानी इसके अंदर सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इवैल्यूएशन के अंदर हर पर्सपेक्टिव को ऐड किया जाता है, ठीक है, हर पर्सपेक्टिव को, यानी हर एस्पेक्ट को, हर क्षेत्र को ऐड किया जाता है। आप समझ लीजिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब कुछ ऐड किया जाता है, तो वो क्या आपका समग्रता। साथ ही साथ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक बुक है तो उसका जो पाठ्यक्रम है आपका, तो जब टेस्ट लेंगे यानी मूल्यांकन करेंगे तो उस पूरे पाठ्यक्रम से टेस्ट होना चाहिए। यानी जैसे ऐसा नहीं कि खाली एक यूनिट से, जैसे अब आपका 5 यूनिट में डिवाइड किया, तो ऐसा पेपर नहीं आएगा कि एक यूनिट से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, भाई एक यूनिट से 30 के 30 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। 5 से 4 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन पहली यूनिट से आएंगे, 5 क्वेश्चन दूसरी यूनिट से आएंगे, 5 क्वेश्चन तीसरी, यानी आपकी जो पूरा कैरिकुलम है, पूरा पाठ्यक्रम है, उन सबको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये होती है आपकी समग्रता। अब बात करते हैं इसके अंदर
व्यवहारिक कुछ छोटी छोटी चीज़ होती है, जैसे व्यवहारिक होना चाहिए, यानी इजीली आप उसको पढ़ पाएँ, उसकी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए कि बच्चा उसको अच्छे से समझ पाए, पढ़ पाए। ज़्यादा हार्ड लेवल की लैंग्वेज भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसमें इंस्ट्रक्शंस पहले देने चाहिए, जैसे आपने देखा होगा आपके पेपर में पहले पेज पे क्या दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो ये भी इसका पार्ट होता है मूल्यांकन का, कि एक अच्छा प्रश्न पत्र वही होता है जहाँ पे फ्रंट पेज पे क्या हो, इंस्ट्रक्शन हो, यानी उस पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाए वो सब कुछ कहाँ लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये हो गई। बात करते हैं इसके बाद उपकरण की। बात करते हैं गाइस इसमें उपकरण की, यानी इसके लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो विधियाँ क्या हो गई, एक तो हो गई इसमें सबसे पहला होता है 4-5 विधियाँ इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो होता है इसका परीक्षण, जिसको हम असेसमेंट कह सकते हैं। सबसे पहला तो होता है परीक्षण। परीक्षण क्या होता है कि जहाँ पर एक टाइम में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपका यूनिट टेस्ट वगैरह होता है, कितने मिनट का होगा, 20 मिनट का, 30 मिनट का। तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर जो इवैल्यूएशन हो रहा है, यानी एक टाइम में एक निर्धारित चीज़ का इवैल्यूएशन, ठीक है, एक निर्धारित चीज़ का जो इवैल्यूएशन है वो आपका कहलाता है परीक्षण। ठीक, दूसरी बात, सेकंड होता है इसमें स्वयं आलेख। स्वयं आलेख मतलब क्या है, अब इवैल्यूएशन और कैसे किया, जैसे स्वयं आलेख, यानी इसमें जैसे किसी भी स्टूडेंट को आपने कह दिया कि आप अपने, मतलब आपको उसके बिहेवियर के बारे में जानना है, उसके व्यवहार के बारे में जानना है, तो आप क्या करेंगे, आपने उसको कह दिया कि भाई अपने बारे में 10 से 15 लाइन में अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। यानी कि आप कह सकते हैं, जैसे किसी ने आपको कह दिया कि अपना इंट्रोडक्शन दो। इंटरव्यू में क्या होता है, कहते हैं ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी अपना इंट्रोडक्शन दो। तो वो एक तरह से क्या हो गया, स्वयं आलेख, यानी व्यक्ति खुद अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, तो कम शब्दों में व्यक्ति अपने बारे में खुद बता रहा है, उसको बोलते हैं स्वयं आलेख। यानी जहाँ से स्टूडेंट खुद अपने बारे में अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं स्वयं आलेख। इस तरह से समझ लीजिए। बात करते हैं इसके बाद, एक होता है, थर्ड होता है इसमें प्रक्षेपी मापन। प्रक्षेपी मापन क्या हो गया इसके अंदर, प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव। ठीक है, प्रोजेक्टिव। अब प्रोजेक्टिव में मतलब किस तरह से, जैसे जो भी टेस्ट है आपने पढ़े होंगे, आपकी व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ होती है उसमें प्रोजेक्टिव, नॉन प्रोजेक्टिव आपने पढ़ी है, तो उसमें जो प्रोजेक्टिव होती है, प्रक्षेपी होती हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह से एक होता है ऑब्जर्वेशन, यानी निरीक्षण। एक हो गया निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में अगर मुझे जानना है, तो मैंने क्या किया, आपके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है उनमें 10-20 लोगों से पूछ लिया आपका व्यवहार कैसा है। तो इसको क्या कह देते हैं, निरीक्षण कह देते हैं। यानी जैसे जिसमें समाज नीति विधि यूज़ होती है जिस तरह से, तो निरीक्षण अलग अलग तरीके से हो सकता है। इंटरव्यू के थ्रू भी निरीक्षण होता है। ठीक है, जाँच सूची के थ्रू भी निरीक्षण होता है, आपका असेसमेंट के थ्रू भी आपका निरीक्षण होता है, या आपकी समाज नीति के थ्रू भी आपका निरीक्षण होता है, यानी आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये कुछ विधियाँ थी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, यानी इवैल्यूएशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी विधियाँ हैं जो इवैल्यूएशन के अंदर आती हैं। बात करते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं गाइस इसमें स्पेशल विधियों की, जो 2 स्पेशल विधियाँ, यानी 2 तरह से जिसमें डिवाइड किया जाता है। एक परिमाणात्मक यानी नंबर वाली चीज़ हो गई, परिमाण, और एक होती है गुणात्मक। ठीक है, अब गुणात्मक और परिमाणात्मक से हमेशा एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ठीक है, आएगा ही आएगा। तो परिमाण क्या होता है, देखिए परिमाण क्या होता है, परिमाण में तो यानी नंबर वाली चीज़ होगी, जैसे टेस्ट हो गया सीधा सीधा। अब टेस्ट किस तरह के होंगे, पेपर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक होता है इसमें लिखित तरह से, लिखित, ठीक है, सबसे पहले रिटन टेस्ट। एक हो गया इसमें मौखिक यानी ओरल टेस्ट, और एक हो गया इसमें आपके जो भी प्रोजेक्ट वगैरह कराए जाते हैं, यानी प्रयोग कह सकते हैं आप, प्रोजेक्ट वगैरह कराए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट जो कराए जाते हैं, वो क्या हो गया आपका प्रयोगात्मक। तो अगर इसके परिमाणात्मक की बात करते हैं, परिमाणात्मक का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी, नंबर्स। तो नंबर की अगर हम बात करें तो भाई 3 तरह से आप टेस्ट ले सकते हो। कैसे, रिटन के थ्रू भी आप नंबर देते हो, ओरल के थ्रू भी आप नंबर देते हो, और आपका जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह देते हो, ठीक है, जैसे 20 मार्क्स का आपके स्कूल में आपने प्रोजेक्ट वगैरह किए होंगे, तो वो भी किसका पार्ट है, परिमाण का ही पार्ट है, यानी उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के। तो ये 3 चीज़ों से आप परिमाणात्मक कह सकते हो। तो परिमाण में क्या आएंगी, सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी, लिखित, मौखिक और आपकी प्रयोगात्मक। तो ये 3 हो गई परिमाण में। गुणात्मक की बात करते हैं, तो गुणात्मक में जाता है डिटेल में, गुणात्मक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। गुणात्मक में क्या होता है, देखिए गुणात्मक होता है क्वालिटी, यानी जिस तरह से हम उसके बिहेवियर को देख तो नहीं सकते, नंबर में डिवाइड नहीं करते हैं, अलग अलग लोगों से पूछते हैं, या उससे ही उसके बारे में पूछते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में, या समझ लीजिए आप उसका
जांच सूची वगैरह से, या उसकी कोई केस स्टडी रही है तो उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब गुणात्मक है, ठीक है। यानी नंबर्स को हटाकर जो भी चीज़ें बच गई वो सब गुणात्मक में है। चाहे आप इसमें कह लो कि भाई जांच सूची से पता कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप इसको कह लो कि हम रेटिंग स्केल से पता कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप इसको कह लो कि समाज मिति से पता कर रहे हैं, चाहे आप कह लो इंटरव्यू की तरह हम पता कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, गुणात्मक है। यानी प्रत्यक्ष रूप से आप उसको नंबर नहीं दे रहे, अप्रत्यक्ष रूप से आप उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, गुणात्मक। तो ध्यान रखिएगा, इस छोटे छोटे शब्द हैं, इनको अगर समझ गए तो आप इजीली एग्जाम में क्लियर कर लेंगे। बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं इसकी परिमाण की। मैंने आपको बता दिया भाई, मौखिक, लिखित और आपकी मौखिक, लिखित और प्रयोग। तो मौखिक, अब मौखिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब मौखिक विधि क्या है, मौखिक विधि किसने दी थी? तो मौखिक विधि किसने दी थी भाई? सुकरात ने दी थी, ठीक है। मौखिक विधि किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। और इसका यूज किसने किया था, ये ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग चीज़ें। मौखिक विधि किसने दी थी? सुकरात ने। लेकिन इसको यूज किसने किया था? मौखिक परीक्षा किसने दी थी? सुकरात ने। लेकिन इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वो क्या था? इलेडाइटस ने। इलेडाइटस किसने किया था? इलेडाइटस ने। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली मौखिक में क्या है भाई? मौखिक रूप से यानी अभिव्यक्ति के थ्रू आप जिस भी चीज़ का इवैल्यूएशन करें वो मौखिक परीक्षा है, ठीक। तो यानी इसमें आप कह सकते हैं जो आपके ज्ञान की जांच है, मौखिक रूप से ज्ञान की जांच, जैसे जिसको हम बोलते हैं वाइवा, ठीक। वाइवा आपका एग्जाम में होता है ना, प्रैक्टिकल में वाइवा, उसको हम बोलते हैं मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा तो क्योंकि ज्ञान की जाँच हो रही है मौखिक रूप से, तो ये विशेषज्ञ द्वारा या टीचर द्वारा ही होगी। बात करते हैं नेक्स्ट, लिखित। लिखित आपको पता है लिखित में कैसी होगी? एक होती है निबंधात्मक, डेस्क्रिप्टिव, और एक हो गई इसमें ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक हो गई निबंधात्मक, एक होती है आपकी वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव। तो निबंधात्मक में तो क्या है भाई, सबसे बड़ी बात क्या होती है, निबंधात्मक विशेषता क्या होती है? देखो निबंधात्मक विशेषता ये है कि एक तो इसमें अभिव्यक्ति सबसे बढ़िया तरीके से होती है, ठीक है। अभिव्यक्ति, तो ये एग्जैक्ट शब्द है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि सबसे अच्छे तरीके से अगर किसी तरह से अगर व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है तो वो निबंधात्मक विधि के थ्रू है, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद, तो अभिव्यक्ति हो गई आपकी निबंध के अंदर। इसी तरह से बात करते हैं मौखिक ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव में तो क्या है, सिर्फ आपके ज्ञान की जांच होगी, अभिव्यक्ति वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान की जांच है। जैसे अब आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ आपकी अभिव्यक्ति वगैरह कुछ नहीं पूछी जा रही है, यहाँ आपका इवैल्यूएशन हो रहा है कि आप उसको कितना, आपको उन फैक्ट को कितना समझ पाए हैं, कितना पढ़ पाए हैं, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से आपने उनको याद किया है, समझा है। तो ये ही यानी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की जांच है, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी, ठीक। तो इस तरह से आप अपना प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो देखो निबंध क्या है, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मान लो एक टेस्ट है, एक टेस्ट बनाया, अब उसमें किसी के तो भाई 25 नंबर आ गए, ऐसा होता है ना कई बार, किसी के तो 25 आ जाते हैं, किसी के 35 आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? एक जैसा ही पेपर करके आने के बाद भी नंबरों में डिफरेंस होता है, ठीक है। किसी के तो 25 आ जाते हैं, किसी के 35 आ जाते हैं, उसी पेपर में किसी के 50 भी होते हैं, ठीक है। 25, 35, 50 सबको अलग अलग नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो टीचर जब आपका इवैल्यूएशन करता है, कोई भी पेपर आपने लिखा तो उस पेपर में आपने कितने बढ़िया तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया है, ये चेक किया जाता है। तो कई बार टीचर के मूड पे डिपेंड करता है, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी लगी उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए, या किसी का उसका लिखने का तरीका अच्छा लग गया तो भी उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए, बाकी को कम दे दिए। जबकि कंसेप्ट वही है, नॉलेज आपको उससे ज़्यादा है, लेकिन आप बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या टीचर के मूड पर डिपेंड कर गया, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर मार्क्स कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इसका सबसे गलत नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पक्षपात वाली चीज़ हो जाती है इसके अंदर, इसलिए निबंधात्मक को ज़्यादा सही नहीं माना जाता, निबंध को ज़्यादा सही नहीं माना जाता। किसको सही माना जाता है? ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव को क्यों, वस्तुनिष्ठ को क्यों सही माना जाता है? क्योंकि एक तो कोई भी चेक कर ले, अगर आप भाई 150 में से अगर आप 120 क्वेश्चन सही करके आए हैं, तो चाहे मैं चेक करूँ, चाहे आपका कोई और टीचर चेक करे, चाहे आपका एग्जामिनर कोई और चेक करे, चाहे आप उस पेपर को खुद चेक करें, ठीक है, खुद चेक कर ले, या कोई भी आपका दोस्त चेक कर ले, नंबर उतने ही आने हैं आपके, कितने? 120। तो 120 के 120 ही आएंगे, ठीक है। जैसे आप अपनी आंसर की चेक करते हैं तो कितने आते हैं? अगर 120 सही करके आए हैं और आप आंसर की में मिला लिया कि 120 बन रहे हैं, तो आपके फाइनल में भी कितने आएंगे? 120 ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पक्षपात नहीं हो सकता है। चाहे आप किसी से भी टेस्ट करा लो, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर चेक करे चाहे व्यक्ति चेक करे, नंबर उतने ही रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव पेपर को प्रीफरेंस दी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब वस्तुनिष्ठ के प्रकार से बहुत बार क्वेश्चन आता है, वस्तुनिष्ठ के प्रकार, ठीक है। जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, मैंने आपको बार बार बता रखा है कि वस्तुनिष्ठ के क्वेश्चन से जरूर क्वेश्चन आता है।
तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं? 2 तरह के टाइप होते हैं। एक होता है प्रत्यास्मरण यानी रटने वाले फैक्चुअल चीज़, एक होता है प्रत्यय अभिज्ञान। प्रत्यय अभिज्ञान, प्रत्यय अभिज्ञान। देखिए यहाँ पर वर्ड को समझ जाइए, प्रत्यस्मरण और प्रत्यय अभिज्ञान, तो ये पूरा मिक्स लिखा है, मैंने अलग अलग लिख दिया। प्रत्यय अभिज्ञान, अभिज्ञान का मतलब क्लियर है कि ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, यानी समझ पर डिपेंड जो करते हैं वो। और प्रत्यस्मरण, स्मरण मतलब रटना, तो रटना मतलब जिसमें फैक्चुअल चीज़ों को रटा जाता है, फैक्ट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 तरह से डिवाइड होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 तरह से डिवाइड होते हैं, प्रत्यस्मरण रटने वाले प्रश्न, प्रत्यय अभिज्ञान समझने वाले। बात करते हैं अब, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होता है इसमें विकल्पी क्वेश्चन। अब देखिए विकल्पी क्या होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे 4 विकल्प दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए जो आपके एग्जाम में होने वाला है रीट में, वो हो गया विकल्पी प्रश्न। दूसरा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बोलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक को, यानी जैसे मैंने आप ऐसे लिख दिया, जैसे कई क्वेश्चन होते हैं ना आपके रीट में भी पूछे जाते हैं, जैसे ब्लैंक दे के लिख दिया कि, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख दिया सपोज, जैसे राम डैश जाता है, ठीक है, या राम घर, और फिर मैंने यहाँ पर इसको स्पेस दे दिया, राम घर ब्लैंक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया आपसे जाता, जाती, जाते, ठीक है, तो क्या हो गया अब बताइए, यहाँ पर क्या आएगा, सीधा सीधा है, क्या हो गया, जाता आ जाएगा, इसमें ये हटा दीजिए, ठीक है। राम घर जाता है, जाती थोड़ी आ जाएगा, नहीं, क्या आ जाएगा, राम घर जाता है, तो ये क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। या कई बार ऑप्शन नहीं भी दिए जाते, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया और उसमें ऑप्शन नहीं दी जाते, भाई राम घर डैश है, तो उसमें आपको ब्रैकेट में दे दिया कि भाई जानना की क्रिया बतानी है, तो जानना का जाता हो जाएगा, इस तरह से। बात करते हैं नेक्स्ट, एकांतर प्रत्युत्तर, थर्ड हो गया एकांतर प्रत्युत्तर, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, एकांतर प्रत्युत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकांतर प्रत्युत्तर का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे कथन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कथन, मतलब जैसे आप इसको कह सकते हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू या फॉल्स होते हैं। उसमें क्या होता है, आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, ब्रैकेट में लिखना होता है सत्य या असत्य, तो ये क्या है आपका एकांतर प्रश्न है, ठीक है, एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्न है, यानी सत्य असत्य की जांच की जाती है। यह आपको दे दिया, जैसे इसमें सिंपल है कि भाई ट्रू फॉल्स क्या हो गया, रट लो, समझ लो सीधा कि ट्रू फॉल्स क्या है, एकांतर प्रत्युत्तर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कथन दिए जाते हैं, जैसे 4-5 होते हैं ना, 4-5 क्वेश्चन दिए, तो 4-5 आपको ट्रू फॉल्स दे दिए, फिर आपको भरना होता है भाई किस में ट्रू है किस में फॉल्स है, तो इसको क्या कहते हैं, एकांतर प्रत्युत्तर यानी ट्रू फॉल्स। बात करते हैं सजातीय प्रश्न। देखिए सजातीय प्रश्न होते हैं रीजनिंग के अंदर जो यूज होते हैं, सजातीय प्रश्न यानी एक जैसे, ठीक है, एक जैसे समरूपता नहीं पूछी जाती कई बार, भाई जैसे 3 और 6 एक जैसे हैं, यानी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इसी तरह से 12 और इसका क्या रिलेशन बनेगा, तो ये इस तरह के क्या हो गए, सजातीय, यानी इनमें से एक जैसे। या कई बार आपसे पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया लड़की, ठीक है, लड़की, महिला, औरत, और एक दे दिया आपको लड़का, ठीक है, इस तरह से दे दिया लड़की, महिला, औरत और एक लड़का। अब इसमें से कह दिया कि विजातीय छाटी है, ठीक है, तो एक सजातीय हो गया एक विजातीय हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा, एक सजातीय एक विजातीय, तो इसमें विजातीय छाटी यानी जो सबसे अलग है वो छाटी है, तो क्या हो गया, लड़का हो जाएगा, तो ये सबसे अलग हो गया, विजात हो गया, यानी जो इनसे अलग है वो हो गया विजातीय। और कह दे इनमें भाई 4 ऑप्शन ऐसे दे दे और कह दे कि सजातीय छाटी है, तो क्या हो जाएगा, वो एक जैसा, वो हो गया सजातीय, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, और इसी तरह से एक होता है मिलान, मिलान वाले प्रश्न। मिलान क्या होता है, मिलान में हो गया आपके जहाँ पर मैच किए जाते हैं, जैसे अभी भी आपके रीट में भी मिलेंगे आपको कि इधर के कथन को इधर वाले से मैच करना है, तो ये होगा आपके मिलान प्रश्न, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको टाइप बता दी, जरूर ध्यान रखना है। एक होता है, पहले होता है आपके पास वस्तुनिष्ठ में क्या होते हैं, सबसे पहला एक होता है प्रत्यस्मरण यानी रटने वाले, एक होता है प्रत्यय अभिज्ञान यानी समझने वाले, ठीक। तो प्रत्यस्मरण रटने वाले में क्या क्या जैसे हो जाएंगे भाई, नेक्स्ट हो गया इसमें विकल्पी प्रश्न। विकल्पी में क्या हो जाएगा, विकल्प छाटना, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए उनमें छाटो, या रिक्त स्थान हो गया, रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक हो गया। एकांतर प्रत्युत्तर को बोलते हैं ट्रू फॉल्स, ठीक। सजातीय हो गया यानी सेम छाटना है, सजातीय सेम छाटना है, और विजातीय यानी अलग छाटना है, मिलान मैच करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, तो वस्तुनिष्ठ की भी क्या है, देखो कुछ विशेषताएं होती है लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी होती है। क्या है, वस्तुनिष्ठ में एक तो रटना होता है,
यानी इसमें सही जांच थोड़ी है कि अगर कोई मान लो व्यक्ति, उसको नॉलेज बहुत है लेकिन वो वहाँ पर उसको वो आंसर याद नहीं आ रहा, ठीक, अगर वहाँ पर आपको आंसर याद नहीं आ रहा तो क्या है, वो एक तरह से रटना ही तो हो गया, तो वो सही जांच नहीं है आपकी, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पर सिर्फ रटना है कि आपको वहाँ पर याद आ गया तो आपके ज़्यादा नंबर आ गए। अगर आपके फ्रेंड को याद नहीं आया, वो एग्जैक्ट चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी है, उसको कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आप वहाँ पर आपको एट द टाइम ऑफ मोमेंट आपको याद नहीं आया आंसर सही, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके मार्क्स कम आ जाएंगे। तो ये क्या, ये सही जांच नहीं है, यानी ये रटने पर बेस्ड है, फैक्ट पर बेस्ड है, तथ्य पर बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। तो बात करते हैं वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक के डिफरेंस की। तो याद रखना है वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो लास्ट पॉइंट चल रहा है हमारा वस्तुनिष्ठ और निबंध में डिफरेंस। वस्तुनिष्ठ में तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे 150 प्रश्न हो गए, 200 प्रश्न हो गए, 500 प्रश्न हो गए, तो वस्तुनिष्ठ में बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। लेकिन निबंध में क्या है, निबंध में कभी भी निबंध में के एग्जाम में आपको 3, 4, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5, या कोई जैसे बड़ा एग्जाम होता है जैसे BA वगैरह में, ग्रेजुएशन में होता है, वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन, बस इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको निबंध में मिलते ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनमें प्रश्नों की संख्या कम होती है और वस्तुनिष्ठ में ज़्यादा होती है। दूसरा, इनके उत्तर क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके आंसर क्या है, निश्चित नहीं होंगे, निश्चित नहीं होंगे। तीसरा, इसमें क्या है कि आप अपने आप को बढ़िया तरह से एक्सप्रेस कर इसमें इधर क्या हो जाएगा, निबंध में अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन वस्तुनिष्ठ में एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है। ये उसके बाद निबंधात्मक क्या है, अभिव्यक्ति है, आप अपने आप को बढ़िया तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये क्या है, रटने पर बेस्ड है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। और लेकिन ये क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानी जाती क्योंकि पक्षपात हो सकता है, और इसमें क्या है, पक्षपात नहीं होता, बस ये ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी वैल्यूएशन कर ले, नंबर सेम ही आएंगे आपके। बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक टॉपिक और आ जाता है इसके अंदर, एक दो फैक्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा है, तो मैंने उनको अलग से हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का निर्माण, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के निर्माण से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया और वहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल गया CS राइस, तो CS राइस, ठीक है, CS राइस, तो आपको ये टिक करना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ का सीधा सीधा रिलेशन होता है CS राइस से, याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किसने काम किया था, CS राइस ने, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वस्तुनिष्ठ का निर्माण किया किसने था। देखो निर्माण किसने किया था, दो चीज़ें हैं भाई, एक तो योगदान भी दिया, ठीक है, और एक होता है निर्माण, यानी बनाया किसने था। तो वस्तुनिष्ठ का निर्माण किसने दिया था, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किसने किया, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ का निर्माण किसने किया था, 1845 में होरासमैन ने किया था। किसने किया था, होरासमैन, याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सबसे पहले निर्माण होरासमैन ने, कब, 1845 में। और योगदान सबसे बड़ा किसमें रहा है, अगर निर्माण में योगदान किसी का रहा है तो वो किसका रहा है, राइस का, सबसे ज़्यादा योगदान रहा राइस का। लेकिन सबसे पहले निर्माण किसने किया था, सबसे पहले किसने बताया था वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में, तो होरासमैन ने बताया था 1845 में। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब प्रोजेक्टिव्स को तो आपको पता है, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपको जो दिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह जो किए जाते हैं, वो हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट अब गुणात्मक विधियों की। ये तो सब मापन वाली चल रही थी, ठीक है, यानी ये तो सब प्रमाणिक वाली जो है परिणाम वाली चल रही थी, परिमाण वाली यानी नंबर वाली, मार्क्स वाली। अब बात करते हैं गुणात्मक की। गुणात्मक क्या होती है, देखो गुणात्मक को हम क्या कहते हैं, अप्रमाणीकृत भी आप कह सकते हैं, अप्रमाणीकृत विधियां भी कह देते हैं, ठीक, क्योंकि नंबर से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसको गुणात्मक विधि। अब गुणात्मक विधि में क्या होता है बेसिकली, तो गुणात्मक विधि का यूज़ क्या है कि कंटिन्यू सुधार हो जाए, निरंतर सुधार, ठीक है, निरंतर सुधार। दूसरा, इसके अंदर नंबर में नहीं दिया जाता, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि इसमें नंबर नहीं दिए जाते। बात करते हैं इसकी विधियों की, तो सबसे पहले इसमें आती है, सबसे पहले आती है इसमें प्रश्नावली। अब प्रश्नावली विधि क्या होती है, देखो प्रश्नावली जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चनरी, ठीक है। क्वेश्चनरी क्या होती है भाई, देखो क्वेश्चनरी में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस एक व्यक्ति के सामने दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे 150 प्रश्न दे दिए सपोज, ठीक है। अब उसके बिहेवियर से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, तो यानी अब वो उनमें से किस किस को टिक करता है। 4 ऑप्शन दे, भाई तुम्हारा व्यवहार कैसा है, मैंने उसमें लिख दिया कि आप किसी चीज़ को एक सिचुएशन दे दी, यानी कोई क्वेश्चन लिख दिया, और फिर मैंने आपको उसमें से एक आंसर छांटने को कहा, तो उससे क्या होता है कि बिहेवियर का पता, जो जो हम आंसर टिक करेंगे उन सबके व्यक्तित्व का ही तो पता चलता है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं। अब मैंने आपको लिख दिया कि
एक क्वेश्चन दे दे भाई, छात्रों के साथ अगर कोई छात्र अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। एक हो गया दंड, ठीक है, एक हो गया उसको पॉजिटिव व्यवहार होना चाहिए, एक है उसको मोटिवेट करना चाहिए, एक दे दिया मैंने इसमें कि नहीं मतलब उसके मार्क्स की जांच होनी चाहिए, उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। तो अगर आप इनमें से कोई भी आंसर टिक करेंगे ना तो उसके आपके बिहेवियर पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है, पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोचते हैं, किस तरह की अप्रोच है। तो वो क्या होती है, क्वेश्चनरी। तो व्यक्ति को उसके बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और फिर उनके आंसर्स की जांच की जाती है जिससे उसके बिहेवियर का पता चले। तो ये होती है प्रश्नावली, क्वेश्चनरी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, यानी सेकंड टाइप की। सेकंड होती है आपकी रेटिंग स्केल, ठीक है, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होती है भाई, रेटिंग स्केल क्या होती है गाइज इसमें। तो रेटिंग स्केल में क्या होता है, किसी भी एक स्पेशल चीज़ से रिलेटेड, कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ है उससे रिलेटेड इवैल्यूएशन। ध्यान रखिएगा, स्पेशल या कह सकते हैं स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड अगर कोई इवैल्यूएशन किया जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल कहते हैं। और ये किसके लिए यूज़ होता है, हायर क्लासेस के लिए यूज़ होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है, हायर क्लासेस के। रेटिंग स्केल छोटी कक्षाओं में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक विशेष लक्षण है, एक विशेष व्यवहार के बारे में जांच की जाती है। तो ये किस में यूज़ होता है, हायर क्लासेस में यूज़ होता है। बात करते हैं थर्ड, एक होता है इसमें आपका संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख क्या होता है कि देखिए, जब कोई भी टीचर है ना, जैसे अब मान लो 5th तक पढ़ते हैं आप, या भाई 6ठी से 10वीं में आप एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो टीचर क्या करता है, हर साल, ठीक है, हर साल आपका रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड यानी आपका जो भी परफॉर्मेंस रहा है पूरे साल में उसको वृत्तांत के रूप में लिखता है, यानी उनको पूरा एक्सप्लेन करता है आपका भाई एक्टिविटीज़ में, जैसे मतलब आपका स्कॉलर में यानी स्कूल में कैसा परफॉर्मेंस है, एकेडमिक्स में कैसा परफॉर्मेंस है, और को करिकुलर में कैसा परफॉर्मेंस है, तो उसकी पूरी डिटेल रखता है। संचयी अभिलेख का मतलब, संचय मतलब इकट्ठा करके रखना, तो यानी आपकी पूरी डिटेल जो है उसको बनाकर रखता है वो। तो इसमें करिकुलर और को करिकुलर दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाती है। तो जब कोई स्टूडेंट है, जैसे किसी के पेरेंट आ गए स्टूडेंट के, तो उसकी परफॉर्मेंस यानी भाई पहले कैसा था, ठीक है भाई, पिछली क्लास में कैसा था और अब कैसा चल रहा है, तो उनके बारे में अगर डिफरेंस देखना भाई कैसा चल रहा है, भाई वीक चल रहा है या अच्छा हो गया है, पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो कैसे जांच करते हैं, संचयी अभिलेख। यानी आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे उसका, भाई लास्ट ईयर 5th क्लास में कैसा था और अब 6th में हमारे पास आने के बाद कैसा हो गया, तो क्या है, ये संचयी अभिलेख है। यानी उसका अचीवमेंट, उसके एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स दोनों की डिटेल रखी जाती है इसमें कुल मिला के, तो इसको बोलते हैं संचयी अभिलेख। तो बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये जब समस्याएं होती है ना, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोज वो बिहेवियर है उसका खराब बिहेवियर हो गया, यानी कि गलत लोगों के संगत में पड़ गया है, तो वो क्या है, उसके लिए समस्या पैदा होगी। तो इसके थ्रू आप क्या करेंगे, उसकी समस्या की जांच करेंगे कि क्या 5th में ऐसा था, भाई इसके अंदर ये कमियां थी, या अभी इसका व्यवहार चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 6th में आने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हुआ है, यानी अब पर्टिकुलर जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है वो गलत है, तो ये पता चल जाता है। तो इससे क्या हो गया, यानी समस्याओं की जांच के लिए किसका यूज़ होता है, संचयी अभिलेख का। बात करते हैं नेक्स्ट, एक होता है जांच सूची। तो ये 100% है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, जो टॉपिक आज मैंने डिस्कस किए हैं, इनसे सबसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जांच सूची क्या होता है, देखिए जांच सूची क्या होता है कि जांच सूची वहाँ होती है जहाँ आप उसका इंटरेस्ट यानी उसका एटीट्यूड, ठीक है, या आप कह सकते हैं उसका एटीट्यूड, बेसिकली इंटरेस्ट भी नहीं, जांच सूची में क्या हो गया, इंटरेस्ट नहीं, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड मतलब उसका दृष्टिकोण, जांच सूची में क्या होगा, उसका दृष्टिकोण देखा जाता है। तो बेसिकली इसमें भावों की जांच की जाती है, भावात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष की जांच की जाती है, ठीक। और इसमें यस और नो में आंसर देना होता है, ये ध्यान रखिएगा। जांच सूची क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, किसी भी चीज़ को लेकर उसका एटीट्यूड क्या है, किसी भी सिचुएशन में उसका व्यवहार कैसा है, उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी जांच होती है। और उसमें वही है, जैसे क्वेश्चनरी में क्वेश्चन दिए जाते हैं और हाँ ना आंसर करना होता है, तो वो क्या है, जांच सूची है। बात करते हैं नेक्स्ट, एक होता है इंटरव्यू। अब जैसे इंटरव्यू क्या हो गया भाई, इंटरव्यू क्या होता है, बेसिकली कुल मिला के आप मान सकते हैं इंटरव्यू हमेशा क्या होता है, नेक्स्ट वालों को गाइडेंस के लिए, अगले वालों को गाइडेंस देने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब जैसे किसी स्टूडेंट ने अभी जैसे रीट का एग्ज़ाम होगा, मान लो किसी ने टॉप किया, ठीक, या जैसे मान लो आपने भाई 120 मार्क्स लेके आ रहा है आप, या आपने भाई 90+ मार्क्स लेके आए, या आप और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो मान लो सपोज मैंने आपका इंटरव्यू लिया है, ठीक, अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो ऑब्वियसली हम भी आपका इंटरव्यू लेंगे ही, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका इंटरव्यू लिया, मतलब क्या है, इंटरव्यू लेने का उद्देश्य क्या होता है कि भाई आपने जो अचीवमेंट हासिल की है, यानी आपने कुछ जो भी अचीव किया है वो किस तरह से अचीव किया, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या आपकी प्लानिंग थी, किन किन कंसेप्ट को आपने ज़्यादा पढ़ा,
ठीक है, इस तरह से तो वो इंटरव्यू के अंदर आता है। मतलब नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, अगले जो आपके बाद जो स्टूडेंट होंगे, उनको गाइडेंस देने के लिए, उनको एक निर्देशन देने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है कि आपका निरीक्षण। निरीक्षण होता है भाई ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण कहाँ सही माना जाता है? प्राथमिक में, प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप प्राइमरी में क्या होता है कि देखो, छोटी कक्षाएं जो होती है ना, वहाँ पर सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करके उसका रिटर्न टेस्ट वगैरह थोड़ी लोगे। एटीट्यूड वेटीट्यूड कहाँ डेवलप होता है? वहाँ पर सिर्फ क्या है कि आप उसको ऑब्जर्व करते हो कि कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक। तो उसको निरीक्षण क्या है, प्राइमरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है निरीक्षण। तो निरीक्षण वैसे पुरानी विधि है, ठीक। और उसमें क्या है, सिर्फ आप भाई देख कर उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, सिंपल सी बात है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये हो गया आपका। एक होता है इसके अंदर भाई, एक हो गया आपका घटनाव्रत, ठीक है। घटनाव्रत भी आ जाता है इसके अंदर आपका। तो घटनाव्रत क्या है? जिसको आप कहते हैं डायरी लिखना, ठीक है, जिसको आप कहते हैं डायरी लिखना। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी अपने बारे में अगर कोई डायरी लिख रहा है, ठीक है, उसके थ्रू हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं, क्या इसका बिहेवियर है, किस तरह की बातें लिख रहा है इसमें। या फिर क्या है कि टीचर उसके बारे में लिखता रहता है, जैसे टाइम पर, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, फिर उसमें उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देगा कि भाई इस यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है, अगले में खराब परफॉर्मेंस आया तो उसके बारे में भी लिख दिया। तो पूरी एक डायरी बन के तैयार हो जाती है, पूरी एक घटनाव्रत बन के तैयार हो जाती है कि क्या क्या चीज़ें इसमें डाली गई हैं। तो पूरा घटनाव्रत उसको कह देते हैं। तो बच्चे के द्वारा लिखी गई डायरी या टीचर ने जो आपके लिए वृत्तांत लिखा है या डायरी में मेंशन किया डिटेल में, उसको बोलते हैं घटनाव्रत। बात करते हैं गाइज, तो ये तो हो गया, लगभग मैंने सारी चीज़ में कवर कर दी हैं आपकी, ठीक है। तो लास्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं मूल्यांकन के मुख्य प्रकार की। तो मैंने आपको बता दिया भाई, रचनात्मक है, योगात्मक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आकलन क्या होता है, मापन क्या होता है, ये भी मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस कर दिया है। प्रकार, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नों के प्रकार है, किस तरह के आते हैं, किसकी क्या विशेषता होती है, वो जरूर आएगा। तो ये पूरा जो भी मैंने एक वीडियो बताई है ना आपको, इनमें से 101% है कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूरी यूनिट को मैंने रिवाइज कर दिया है पूरा अच्छे से। फिर भी जहाँ तक सभी टॉपिक्स मैंने इसमें कवर कर दिए, जो भी मेरे पास नोट्स थे वो लगभग मैंने आपको कंप्लीट कवर करा दिए, ठीक। तो मूल्यांकन से अब कोई भी क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट हम फिर एक टॉपिक, एक यूनिट को पूरा कवर करेंगे। तो ये मूल्यांकन मैंने पूरी यूनिट रिवाइज करा दी है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं, या आप उसको वापस बैक करके पूरा देख सकते हैं। तो गाइज, इस तरह की और भी वीडियोज़ हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट से रिलेटेड, ठीक है, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। या आप अगर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। टारगेट रीड नाम से प्लेलिस्ट है, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो वहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगी कि टीचिंग मेथड में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस तरह से। तो आपको उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो हम डेली फटाफट से जो भी शॉर्ट टॉपिक्स है जो मैंने आपको बता रखे हैं, वो सब एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और तो बस यही आपको बताना था। एक नेक्स्ट वीडियो आपकी कल मॉर्निंग में या देखते हैं लेट नाइट तक आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।